तो बच्चों आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1। तो देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सब्सटेंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए, कोई भी आपका सपोज कर लीजिए कि रिएक्टेंट हो गया, ये A+B हो गया, जो आपको C+D देगा। डैट मीन्स कि आपका ये साइड हो जाती है रिएक्टेंट, जिसे हम R से डिनोट कर देते हैं, और ये साइड हो जाती है प्रोडक्ट, जिसे हम P से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये साइड रिएक्टेंट जो होता है ना, वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। डैट मीन्स कि अगर A प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की है, बी प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की है, तो वो अब चेंज होके C+D में चेंज हो जाएगी या फिर ओनली C में हो जाएगी। कहने का मतलब वो अपने आप को जोड़ेगा इस तरीके से कि वो नया प्रोडक्ट बनाएगा। डैट मीन्स क्या हुआ कि अब उसकी प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आर से बिल्कुल मैच नहीं करने वाली, रिएक्टेंट साइड से बिल्कुल मैच नहीं करने वाली। सपोज़ एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे C+O2 है, तो आपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करवाया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड की तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई। डैट मीन्स कि ये बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल बन चुका है, कार्बन और ऑक्सीजन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि रिएक्टेंट जो है वो आपस में मॉलिक्यूल्स एटम्स कंबाइंड होते हैं और वहाँ पर एक नया प्रोडक्ट आपको मिलता है, जिसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है, अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है बच्चों कि द सब्सटेंस डैट अंडरगो दी चेंजेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो चेंजेस में जा रहा है ना, वो आपका क्या है, रिएक्टेंट है। और जो न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हुआ है वो आपका प्रोडक्ट है। ये मतलब इस बात से हुआ। तो रिएक्टेंट आपका A+B हो गया, प्रोडक्ट आपका C+D हो गया। डैट मीन्स C+O2 आपका रिएक्टेंट हो गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने बनाया वो आपका प्रोडक्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बोला गया है कि अ केमिकल इक्वेशन इन दी इज़ दी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बात। जब कभी भी कोई रिएक्शन यहाँ पर लिखी जाती है तो वो सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप कभी कार्बन पूरा नहीं लिखते, ऑक्सीजन कम पूरा नहीं लिखते, आप शॉर्ट में लिखते हो कार्बन है, ऑक्सीजन है, एक सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर्स आप लिखते हो या फॉर्मूलाज मेंशन करते हो जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में यूज्ड होते हैं। फिर इन्होंने बोला कि रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में LHS साइड में जाएगा, और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका RHS साइड में जाएगा। एरो होगा, वो ये पॉइंट करेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन होगी। डैट मीन्स दिस इंडिकेट दैट रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू दी प्रोडक्ट। वही इक्वेशन मैंने जो यहाँ पे मेंशन है वही मैंने यहाँ पर फिर दोबारा लिख दी, जिससे आपको ऊपर की बात नीचे क्लियर हो जाए कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं Mg+O2 का। Mg+O2 में रिएक्टेंट साइड आपकी ये हो गई, ओके, और प्रोडक्ट साइड आपकी ये हो गई। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो अलग अलग नेचर के आपके क्या है, सब्सटेंस हैं। लेकिन आपने जब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अलग होगी रिएक्टेंट के सब्सटेंसेस से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो Mg और O2 से मैच करिए, बिल्कुल भी नहीं। मैग्नीशियम अलग फीचर रखेगा, ऑक्सीजन अलग फीचर रखेगा, ये वो एक गैस होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो अपना अलग फीचर रखता है। अब होता क्या है, मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है क्लास 10 में। तो उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या करा जाता है, आपको मैग्नीशियम का रिबन दे दिया जाता है। उस रिबन को सैंड पेपर से एक तरीके से रब किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की जो लेयर होती है ना, या आप रिबन कह सकते हो, उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है। डैट मीन्स कि इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होगी जो सैंड पेपर से ही निकाली जाएगी। ये सैंड पेपर से ही हटाई जाती है। सैंड पेपर आपको लैब में मिलता है, आप उसको हल्का सा रब करते हो मैग्नीशियम रिबन को, सैंड पेपर की जो वॉल है वो यहाँ से हट जाती है, रिमूव हो जाती है, आपको मैग्नीशियम रिबन बिल्कुल फ्री मिलता है। अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, और जब आप इसे हीट करते हो, हीट का साइन होता है, ट्रायंगल बना दो, वो हीटिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि आपको हीटिंग वहाँ पे करवानी पड़ेगी एक बर्नर के थ्रू। और आप जैसे ही इसे हीट कराओगे ना, वहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात। कभी भी रिएक्शन हुई तो उसमें रिएक्टेंट ने अपने आप को प्रोडक्ट में बात कन्वर्ट करा, तो इसका मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड आउट हुई है ना। अब यहाँ बोला है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाई रबिंग विद द सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर थी उसको हटाने के लिए आपने सैंड पेपर यूज़ किया, फिर आपने ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में उसे लेकर आए, हीट किया और वहाँ पर आपको अपना सब्सटेंस मिल गया MgO। ये बात हमने यहाँ पे समझ ली। अब देखिए क्या है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स से? मीन्स ये है कि कभी भी कोई रिएक्शन आपकी हो रही है, सपोज कर लीजिए रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपकी रिएक्शन चल रही है, ओवरऑल प्रोसेस चल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रही है? तो प्रोसीड आउट होने के लिए हम क्योंकि मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्ट्रक्चर पे तो जा नहीं सकते कि उनको नेकेड आई से हम देख पा रहे हैं अपनी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रिएक्शन हमारे लिए होना ये कुछ बातें इंडिकेट करवाती हैं, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर रिएक्शन होगी तो ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं, ये वहाँ पर शो होंगे। क्या क्या है? कभी कोई रिएक्शन होगी तो वहाँ पे गैस इवॉल्व होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट में अभी आपको बताऊंगी आगे क्या होता है। कलर में चेंजेस आएगा, सपोज अगर ब्लू है तो ब्लैक हो जाएगा, ऑरेंज है तो पर्पल हो जाएगा, ठीक है, येलो है तो ग्रीन हो जाएगा, ऐसे चेंजेस आते जाएंगे कलर्स में। टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, अगर वो हॉट है तो कूल हो जाएगा, कूल है तो हॉट हो जाएगा। चेंज स्टेट्स में आएंगी, दैट मीन्स फिजिकल स्टेट जो आपकी सॉलिड लिक्विड गैस होती है उनमें चेंजेस आए। कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो वो बच्चों चेंज हो जाएगी लिक्विड में, सपोज कर लीजिए लिक्विड है तो वो गैस में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही फर्दर ऑन अगर कोई भी स्टेट है, अगर वो दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है तो आपको ऑब्जर्व होगा ना। तो वही बात बोली गई है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड होती है तो हमें ये चेंजेस के व्याप पर ही हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड आउट हो रही है। अब बात हुई एक एक स्टेप के चलने की। सबसे पहले हम इवोल्यूशन ऑफ अ गैस के बारे में बात करते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उस रिएक्शन में आपका कोई गैस जब रिलीज होती है तो कोई आपको कैसे पता चलता है? जैसे मैं अभी आपको एक रिएक्शन बताती हूँ। सपोज कर लीजिए ZN जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, आपने H2SO4 में उसे डिज़ोल्व करवाया, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिला ZnSO4 + H2। अब क्या होता है, जैसे सपोज कर लो ये बीकर है, इस बीकर में आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डाल दिए और ये डाइल्यूट H2SO4 में डिजोल्व है। आई होप आपको डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का डिफरेंस पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं डाइल्यूटेड की बात कर रही हूँ, सपोज डाइल्यूट की बात कर रही हूँ, तो उसमें वाटर का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और एसिड का अमाउंट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अब बात करिए कंसनट्रेटेड की, तो कंसनट्रेटेड में क्या होगा कि वाटर का अमाउंट कम होगा और एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर मैंने बोला ना डाइल्यूट H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप समझ जाइए कि सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें डाइल्यूटेड है तो इसका मीन्स वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट कम है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कोई बेस है, डाइल्यूटेड बेस है, तो उसका मतलब ये है कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और बेस का अमाउंट कम है। ऐसी कंसनट्रेटेड के बिहाफ पे समझ लीजिए वाटर अगर का वहाँ पे कम है और एसिड ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस अपने आप में कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं और जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं तो यहाँ पे बबल्स हमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बबल्स हमें, मतलब छोटे छोटे आपको बबल्स ऊपर की साइड दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोजन जो है वो गैस इवॉल्व हो रही है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई ना, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो गया। दूसरी बात, ये बीकर थोड़ा सा हॉट हो जाएगा, इसका मतलब कि इसके में टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो कोई भी रिएक्शन होती है, हो सकता है वहाँ पर एक चेंजेस आए, दो चेंजेस आए, तीन चेंजेस आए, दैट डिपेंड्स ऑन दी टोटली ऑन अ केमिकल रिएक्शन। अब उसमें हो सकता है कि उसमें कलर चेंजेस हो जाएँ, उसमें स्टेट चेंज हो जाए, वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाए, वहाँ गैस इवॉल्व हो रही है। तो कोई भी रिएक्शन एक दो तीन या ज़्यादा उससे भी अपने फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकती है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे दो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं। जब हम जिंक को H2SO4 में डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है, डैट मीन्स गैस इवॉल्व होती है और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, डैट मीन्स वहाँ पे हॉट आपको फील होगा। दूसरी बात हमने करनी है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट की। देखिए प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सपोज कर लीजिए कोई रिएक्शन हुई,
अब इस रिएक्शन के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर कुछ आपको ना, यहाँ पे कुछ आपको कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले जो डिज़ोल्व नहीं थे। डैट मीन्स कि अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स थे, ये अनडिज़ोल्व थे, ठीक है, ये अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स थे। तो ये अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स ही क्या हैं, आपका पीपीटी हैं। डैट मीन्स जैसे कोई भी सब्सटेंस आपने रिएक्शन करवाई, अब रिएक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो गई, रिएक्शन की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन कुछ सब्सटेंस सेपरेट आउट रहे, वो केमिकल रिएक्शन के बाद भी अपने आप को मिक्स अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे वो सेपरेट आउट दिखाई दे रहे हैं। डैट मीन्स अलग से उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। तो जो अनडिजॉल्व सब्सटेंस है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्रेसिपिटेट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के बिहाफ पे कैसे लेके चलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो भी आप यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा, और ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप ये ना समझें कि क्या आपको इस तरीके से नहीं चलना है, आपको रिएक्शन तो आपको देखनी ही पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का, ठीक है। आई होप आपको नाइट्रेट और नाइट्राइट में डिफरेंस पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नाइट्रेट जो होता है ना, वो NO3 नेगेटिव होता है, इसे हम लोग नाइट्रेट कहते हैं, ठीक। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 3 ऑक्सीजन से बाइंड अप होता है, और NO2 नेगेटिव जो होता है ना बच्चों, वो आपका नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट होता है। और एक होता है नाइट्राइड, नाइट्राइड बोलते हैं, IDE, वो आपका N-3 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई, एक हो गया नाइट्रेट, एक हो गया नाइट्राइट, एक हो गया नाइट्राइड। दोनों तीनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड हो गया हमारा Ki, और Ki के साथ हमने लिख दिया लेड नाइट्रेट, दैट मीन्स PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब क्या होता है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है ना बच्चों, तो वहाँ पर येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। डैट मीन्स कि लेड आयोडाइड बनता है। लेड आयोडाइड आपका क्या हो गया, PbI2, ठीक, PbI2 बनता है। ये जो PbI2 है ना, वो येलो कलर का होता है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, जब हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड कराते हैं, तो वहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है। यस, येलो प्रेसिपिटेट जो है वो लेड आयोडाइड का है, याद रखिएगा, लेड आयोडाइड का आपका प्रेसिपिटेट बनता है येलो पीपीटी। ये येलो पीपीटी होता है, ठीक है, येलो पीपीटी फॉर्मेशन होती है। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो भी आप चीज़ें समझ रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको, आई होप, जब भी कभी आपको पीपीटी के बारे में बात करी जाएगी तो आपको ये रिएक्शन ध्यान होनी चाहिए कि आपका येलो पीपीटी फॉर्मेशन होती है, और साथ में आपका क्या बन जाता है, KNO3। यहाँ पे प्लस में KNO3 आ जाएगा, तो आप KNO3 मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे KNO3। अब आता है चेंज इन कलर। नेक्स्ट आपका ले रहे हैं हम लोग चेंज इन कलर का। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है, सिट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, KMnO4 के साथ। अगर आपने KMnO4, जो कि अपने आप में पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है, पर्पल कलर होता है इसका। तो जब आप इसको पर्पल कलर को उसमें सिट्रिक एसिड में डालते हैं ना, तो वो पर्पल कलर जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो डिसअपियर हो जाता है, तो कलर बदल गया, इसका मतलब रिएक्शन हुई, ये हमें समझ में आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट हमारा कलर के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ, K2Cr2O7 का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कैसा कलर होगा, वो ऑरेंज होगा। तो जैसे ही वो अपने आप में रिएक्शन करेगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। तो अब आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन प्रोसीड आउट हुई। तो यहाँ पे कलर चेंजेस के बिहाफ पर रिएक्शंस आपसे पूछी जाएंगी, आपको पूछा जाएगा कि भाई ऐसा हुआ तो क्या इसका रिजल्ट हुआ, कैसे हमने नया प्रोडक्ट बनाया, किस तरीके से हमने किसी रिएक्शन को प्रोसीड आउट किया। टेम्परेचर की बात करते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टेम्परेचर के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल आपको Zn+H2SO4 का दे दिया। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपको चेंज इन टेम्परेचर के बिहाफ पे दे रही हूँ। देखिए, आपने ये रिएक्शन अपने घर में भी देखी होगी, चूना आपने देखा होगा। जो चूना होता है वो बहुत ही मतलब पहले के समय में यूज़ होता था वाइट वॉश कराने के लिए।
तो वो एग्जाम्पल आपको लेना है। तो क्या लेना है, आप क्या करिएगा, क्विक लाइम को लीजिएगा। क्विक लाइम CaO होता है, मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और वाटर के साथ रिएक्शन करवाइएगा। मतलब चूने को पानी में जब आप डालेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि बहुत बुलबुले उसमें हो रहे हैं, एकदम रिएक्शन तेज़ी से हो रही है, वहाँ पे गैस भी वॉल्ड हो रही है, प्लस उसको मटके में रख के काम कराया जाता है, किसी स्टील में या किसी उसमें नहीं, क्योंकि हो सकता है वो बस्ट आउट भी हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि हम उसको ठंडे उसमें करके रखते हैं, मतलब मटके में रखते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर बस्ट भी हो तो किसी को दिक्कत ना हो। तो आप कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि क्विक लाइम लेंगे, और क्विक लाइम को आप लाइम भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्विक लाइम को आप वाटर के साथ जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे, एकदम वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे स्लैग लाइन बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, धीरे धीरे वो जब उसकी सारी हीट निकल जाएगी तो वो अपने आप को कूल डाउन करना शुरू कर देगा। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है। अब देखिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो बातें होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व। ठीक है, हीट जो है वो बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट दी जा रही है, मतलब आप हीट को प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, आप उसको हीट को प्रोवाइड कराएंगे, उसको देंगे, लेकिन यहाँ पर हीट बाहर निकलेगी। तो जब वो हीट बाहर निकलेगी ना, तो वो जो सब्सटेंस है वो अपने आप को ठंडा करेगा, कूल करेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि हीट तो वहाँ से सारी निकल चुकी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों वर्ड्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। चेंज इन स्टेट में मैंने आपको बताया था कि भाई इस स्टेट्स चेंज होती हैं, मतलब कि अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो वो लिक्विड हो जाएगी, और लिक्विड है तो गैस हो जाएगी। सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। व्हेन वैक्स इज बर्न्ड इन दी फॉर्म ऑफ अ वैक्स कैंडल। आपने कैंडल ली, आपने जैसे कैंडल को जलाया तो वहाँ पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। वहाँ पर आपको वाटर भी दिखेगा, हल्की सी नमी दिखाई देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से बाहर निकलती हुई दिखेगी तो नहीं, लेकिन वहाँ पे निकलेगी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, और वहाँ पर आपको ये तीनों स्टेट्स दिखाई देंगी। तो वैक्स कैंडल तो सॉलिड हो गई, वैक्स सॉलिड हो गई, वाटर लिक्विड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। इसका मतलब हमें तीनों ही स्टेट एक ही जगह नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट जब चेंज हो रहे हैं, स्टेट्स में बदलाव हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रही है। तो कोई भी हम अगर रिएक्शन देखते हैं तो उसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी एक हमें दिख जाए तो इसका मतलब वहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हुई। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। इसमें कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल्स आएंगे, और फिर हम उस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी होंगी। देखिए कैसे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टूड है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो इसका मतलब ये है कंबाइन करना ही है। तो यहाँ लिखा है कि दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। आपने 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में कंबाइन किया और एक सिंगल सब्सटेंस बनाया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो MgO बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ तो वाटर बना, Fe आयरन सल्फर के साथ कंबाइन हुआ तो FeS बना, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये बारे में है कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन किया और क्या बना, आपका सिंगल प्रोडक्ट बना, उसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ये एग्जाम्पल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइम या क्विक लाइम आपने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, तो यहाँ स्लैग लाइम बना। अब आपने इसी स्लैग लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोवाइड करा दी तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर वहाँ पे फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट आपका एग्जांपल हो गया अमोनिया। जब HCl के साथ रिएक्ट कर दिया ना तो बच्चों वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सभी रिएक्शंस हमें ये समझा रही हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर आपस में कंबाइंड हो रही हैं तो वहाँ पर आपका एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी सिंगल प्रोडक्ट जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुई होगी बात। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आपके साथ कंबाइन करेगी। जैसी वो कंबाइन करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, SO3 बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड वहाँ पर फॉर्मेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई होगी, आई थिंक सो।
तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, आपको कैसे किसी भी वे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है, नाम ही बता रहा है, डीकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना। लेकिन आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको हीट ना दो, लाइट ना दो, इलेक्ट्रिसिटी ना दो। डैट मीन्स कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट होना चाहिए, तभी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होगी। यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ तोड़ना है, तो तोड़ने में एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है कि दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट अप टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज आर नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी कभी किसी रिएक्शन को हमको ब्रेक डाउन कराना होता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कराना होता है, तो वहाँ पर हम हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो सब्सटेंस अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको मेंशन करवाए हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीटअप करोगे ना, तो वहाँ पर आपका लाइन मिल जाएगा, क्विक लाइन, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज आउट हो जाएगी। तो आप ज़रा रिवर्स करिए, आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये हमने बनाया था, अब अगर हम इसको हीटअप कर देंगे ना, तो हमें अब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। जब हम इसको हीटअप करेंगे ना, तो हमें ये मिलेगा, और साथ में वहाँ पे क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होगी। अब पोटेशियम क्लोरेट देख लो, KClO3, KClO3 जो है ना, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये जब हीट किया जाता है, जब इसको हीट पे लेके आते हैं, तो हम वहाँ पर दो चीज़ें फॉर्म करवाते हैं। देखिए, एक तो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है FeSO4.7H2, ये है हमारा। अब इसको नाम इस तरीके से देते थे कि ये क्या हो गया, फेरस सल्फेट वैसे हो गया। अब 7 जो है उसे कहते हैं हेप्टाहाइड्रेट। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसका पूरा नाम है, ठीक। अगर आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा सिस्टमैटिक पैटर्न में चल के बात करना चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे। ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है तब तक जब तक कि इसमें वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है। जैसे ही आपने इसे हीटअप किया ना, तो ये जो आपके 7H2 है ना, वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और ये वाइट कलर का सब्सटेंस मिल जाएगा आपको। अब ये वाइट कलर का सब्सटेंस नीचे ले आए हम लोग, और इसे फर्दर फिर हीट कराया, तो आपको मिल गया Fe2O3, डैट मीन्स की फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। ये दोनों तो गैस हैं, ये तो रिलीज आउट हो जाएंगी। इसकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है, SO2 की बहुत ही पंजेंट स्मेल होगी। और Fe2O3 ये जो आपको मिलेगा ना, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलेगा, ये आपको ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रीन से ब्राउन कलर में चेंजेस हुआ है, इसका मतलब कि FeSO4.7H2O ने अपने आप को ब्रेक डाउन कर दिया Fe2O3 में, क्योंकि हमें कलर के बिहाफ पर ही समझ में आ रहा है कि रिएक्शन हो गई, इसका मतलब, क्योंकि वैसे तो हम समझ नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ पर हम रिएक्शन के बिहाफ पे कैसे समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने 5 पीछे पढ़े थे उनके बिहाफ पर, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका और देखिए, हमने लिया PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक। PbNO3 लेड नाइट्रेट, कलरलेस सब्सटेंस होता है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। अब आपने हीटअप किया इसको, जैसे ही आपने हीटअप किया ना, तो आपको PbO मिल गया, येलो कलर का सब्सटेंस मिला। NO2 वहाँ से रिलीज हुई, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं NO2 के, एक्चुअली क्या होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। एक धुआं जो निकलेगा ना, वो धुआं ऐसा निकलेगा जैसे ब्राउन ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है, और ऑक्सीजन वहाँ से बाहर से निकल जाएगी। तो ये NO2 का वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया। दूसरी बात, PbO येलो कलर आपको PPT फॉर्मेशन में मिल गया। तो आप दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हो ना, एक तो PPT फॉर्मेशन देख पा रहे हो, एक ब्राउन फ्यूम्स देख पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस रिएक्शन में थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि जब ये PbONO3 का होल ट्वाइस हीटअप होगा और येलो कलर आएगा, तो येलो कलर तभी आएगा जब वो कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो हीटअप है, डैट मीन्स वो टेस्ट ट्यूब हॉट है, तो वहाँ पर आपको रेडिश ब्राउन कलर ऑब्टेन्ड होगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि वो क्या पूछ रहे हैं, अपने माइंड में रखिए कि PbO रेडिश ब्राउन होता है तब तक जब तक कि वो हॉट होता है, और जैसे ही वो येलो कलर में आता है वो कूल डाउन हो जाता है। उसके दो कलर हमें दिखाई देते हैं, तो येलो कलर तब दिखेगा जब वो एकदम ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा मैं स्ट्रिक्स का साइन दिखा के आपको शो कर रही हूँ, इससे आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। अब आती है इसके एक डिकम्पोजिशन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात होती है, जिसे हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। वैसे हाइड्रोलिसिस इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, तो मैं हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, मैं इलेक्ट्रोलिसिस ही वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया कि इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो वो इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है। तो बेसिकली आप ये वो वाटर को स्प्लिट करा रहे हो ना यहाँ पे, तो
देखो आप क्या कह रहे हो, इसमें क्या बात समझाई जाएगी। आपके लिए एक बीकर दे दिया गया है, प्लास्टिक मग है, आपको दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, मतलब एक ग्रेफाइट रॉड लगाया गया है और यहाँ पे दोनों ग्रेफाइट्स रॉड लगाकर उनको सेटअप कर दिया गया है, इलेक्ट्रोड्स आपको सेटअप कर दिए गए हैं। टेस्ट ट्यूब आपको दे रखी हुई है, ये टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर इन्वर्टेड, मतलब एक तरीके से उल्टी रख दी गई है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है। और अब स्टॉपर से इसे फिक्स्ड कर दिया गया है, एक साइड एनोड है, दूसरी साइड आपका कैथोड है। ये आपने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है यहाँ पे, और आपने बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया गया। अब ये स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वाटर जो है, ये वाटर जो है उसमें H2SO4 का अमाउंट प्रेजेंट होगा, डैट मीन्स ये एसिडिफाइड होगा। ठीक, अब क्या हुआ, जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करना शुरू हो गए। अब एक साइड जाएगी ऑक्सीजन और दूसरी साइड जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, अब कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो हम ये जानते हैं कि H पॉजिटिव फॉर्म में निकलता है, तो जैसे ही H पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड पे कैटाइंस जाते हैं, याद रख लो, कैथोड पे कैटाइंस जाते हैं, एनोड पे एनाइंस जाते हैं। तो एनाइंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। अब कुछ टाइम के बाद आपने देखोगे कि एक साइड जो है आपको वॉल्यूम जो है वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा कंपैरेटिवली टू दी ऑक्सीजन टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ कम अमाउंट है, यहाँ पे कम वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर कम वॉल्यूम है और यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है हाइड्रोजन की तरफ, इसका मतलब कि ये 2:2 रेशियो के पार्ट्स में प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की हुई, वाटर कंपाउंड जो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर किसका अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, आपको दिख रहे हैं 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के दिख रहे हैं और 1 पार्ट किसका दिख रहा है, ऑक्सीजन। ये हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। वी कंक्लूड दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इज 2:1 बाय वॉल्यूम। मतलब किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वाटर H2 का वॉल्यूम ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली टू दी ऑक्सीजन। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर शोज दैट वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। इस बात से हमें पता चल गया कि जो हमारा वाटर है ना, उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 पार्ट प्रेजेंट है, 2 वॉल्यूम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा बच्चों, 1 वॉल्यूम इसका प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात ये है कि इसी हम डिकम्पोजिशन में एक इसका एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल माना गया है कि द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी खाना हम खाते हैं, जैसे हमने वीट लिया, राइस लिया, पोटैटोज़ लिया, या कोई भी हमने स्वीट लिया, तो वो अपने आप को ब्रेक डाउन करता है। तो स्टार्च उसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। और अगर प्रोटीन है तो वो डिकम्पोज होता है अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड्स एक तरीके से स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोटीन की। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे शुगर हैं, ये सब चीज़ें हैं, जैसे डाइसेक्राइड्स हमारे हैं, ये ट्राइसेक्राइड्स हैं, तो इनका सबसे छोटा अमाउंट ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है वो सबसे, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ये सब इनके स्मॉलर पार्ट एक तरीके से यूनिट है। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि कोई भी सब्सटेंस अपने आप को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने आप को सिंपल में लाने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से वो अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा। उसके लिए उसे रिक्वायरमेंट होगी हीट की, डैट मीन्स कि वो अपने आप को हीट लेगा, हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसे हम ऑक्सीजन की फॉर्म में देते हैं, और वहाँ पे वो सिंपल फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है, आई होप यह आपको क्लियर हुआ होगा। तो जितना भी डाइजेशन प्रोसेस है ना, वो सब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाता है। अब आती है थर्ड बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब नाम ही समझा रहा है, डिस्प्लेस कर दो, वहाँ से हटा दो उसे। तो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, अगर कोई भी सब्सटेंस है, मैं एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ, कोई भी सब्सटेंस है वो दूसरे को रिप्लेस तभी तो कर पाएगा जब वो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा। मान लो A+B है, ठीक है, और यहाँ पर A+B है, या A+B हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे ऐसे मेंशन कर दो कि AB गिव्स एक मिनट +C। ठीक है, ये है। अब मैंने इससे क्या बना दिया, इससे बना दिया AC+B, ये अलग हो गया, B अलग हो गया। तो C ने B को रिप्लेस किया,
ये सी बी को रिप्लेस तभी तो कर पाएगा ना जब ये सी स्ट्रॉन्गर होगा बी से। अब ऐसा तो है नहीं कि सी अगर स्ट्रॉन्गर नहीं है और बी से स्ट्रॉन्गर नहीं है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्गर होना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर ये वीक है तो ये इसको रिप्लेस करेगा, अदरवाइज़ ये रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। मान लो बी स्ट्रॉन्गर है तो बिल्कुल भी सी इसको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेगा, वो बोले बैठा है बैठा रहने तो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब सी स्ट्रॉन्गर होगा बी से ना, वो तभी बी को हटा पाएगा। कोई भी बात हुई, जैसे एक्स वाई लिख लिया मैंने, जेड लिख लिया, अगर जेड स्ट्रॉन्गर होगा ना वाई से तभी वो रिप्लेस कर पाएगा, तभी एक्स जेड बन पाएगा और वाई वहाँ से हट जाएगा। तो ये याद रखिए। तो इसको डिसाइड कौन करता है? इसको एक सीरीज़ डिसाइड करती है। एक सीरीज़ है जिसको हम लोग रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और आपको लर्न करने का एक तरीका भी बताया गया है, जिसमें लिखा है, देखिए, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इसको लर्न करने का क्या है कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये आपको लर्न करने का तरीका हो गया, ये आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब जब ये लर्न करेंगे ना तो देखिए, नीचे वाले जो है ना वो ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब कि ये ऊपर वाला जो पोटेशियम है ना वो तो सबको रिप्लेस कर देगा, सबको रिप्लेस कर देगा, जहाँ पहुँचेगा रिएक्शन में सबको हटा देगा। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर जिंक है ना तो वो जिंक ना एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर पाएगा, ना कार्बन को रिप्लेस कर पाएगा, ना मैग्नीशियम को, ना कैल्शियम को, ना सोडियम को, ना पोटेशियम को। सपोज अगर ये आयरन है तो आयरन ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन नीचे जितने भी हैं वो उन सबको रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होगी। इसका मतलब आप सिंपल बात समझिए कि जो ऊपर बैठा है वो सबको रिप्लेस कर रहा है और जो नीचे बैठा है वो सबसे रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ आपके लिए। यहाँ पर CuSO4 और Zn है। अब देखिए कि यहाँ पर Zn है, Zn कॉपर का कंपैरिजन करिए, ठीक है, एटम्स का करिए, आयंस मतलब ये सल्फेट्स का नहीं, या जो भी और सब्सटेंस है उनका नहीं, मतलब सॉल्ट्स का नहीं करना है आपको एटम्स का करना है। तो जिंक और कॉपर में देखिए कौन है, ये जिंक यहाँ है रहा, कॉपर कहाँ रहा आपका, कॉपर नीचे रहा, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, हाँ बिल्कुल कर देगा। तो ये जिंक हटाएगा, वो कहेगा कि तुम हटो भैया, मैं सल्फेट के साथ आके कंपाउंड बनाऊंगा, बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर, रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन गया आपका। तो कहने का सेंस ये हुआ ना बच्चों कि आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिहाव पर ही काम कर पाएंगे। अगर आपने ये याद नहीं किया, लर्न नहीं किया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट दी रिजल्ट, टू फाइंड आउट दी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा है। अब देखिए मैग्नीशियम ऊपर बैठा है, कॉपर नीचे बैठा हुआ है, आसानी से मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कलरलेस सब्सटेंस बन जाएगा। ऐसी आयरन आ गया, Pb आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस हमें ये बता रही हैं कि यहाँ पर रिप्लेस करने का मतलब क्या है। मैं ज़रा इस रिएक्शन पे फोकस होती हूँ। देखिए Fe2O3 है और एल्यूमिनियम है, आयरन कहाँ है, आयरन आपका यहाँ पर है, और Fe कहाँ है, एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम आपका ये है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा पावरफुल है आयरन से। होता क्या है, देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं अगर उनके बीच में गैप आ जाता है ना, तो उन गैप्स को फिल करने का एक तरीका होता है। क्या करते हैं ये लोग, ये Fe2O3 की मतलब एक तरीके से एक बार लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं और उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये प्रोसेस बहुत एक्सोथर्मिक होता है, इसमें बहुत हीट निकलती है। ठीक है, बहुत हीट निकलती है, तो ये मॉल्टन स्टेट में आ जाता है आयरन। दैट मीन्स आयरन जैसे ही मॉल्टन स्टेट में आएगा ना तो वो मोल्ड रख देते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे मोल्ड टाइप के रख देते हैं, उनको क्या होता है उसी शेप में उनको भर दिया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये रिएक्शन होती है तो आयरन अपने आप को मेल्ट फॉर्म में लाता है, क्योंकि फ्री करा दिया, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया और आयरन फ्री हो गई। और इतनी ज़्यादा हीटअप होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि आयरन अभी भी यहाँ पर मेल्टिंग स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगी वैसे ही ये मोल्ड जो रखे हुए हैं इनमें ये भर जाएगा और ये स्पेस जो है वो पूरा आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रेलवे ट्रैक्स में अगर कोई गैपिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो वो सब फिल करने का एक तरीका हमारा इस रिएक्शन के थ्रू होता है। ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की बात बच्चों। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है,
डबल का मतलब क्या है, अंडरस्टूड है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों ही रिएक्टेंट में चेंजेस आएंगे। जैसे कैसे चेंजेस आएंगे मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। दो कंपाउंड्स होंगे, दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, इस तरीके से। जैसे समझ लो AgNO3 है, तो पहला वाला जो मानोगे ना वो आप पॉजिटिव मानोगे और दूसरा वाला नेगेटिव, किसी भी केस में मानो ऐसे ही। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमने लेना है। अब रिएक्शन हुई तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो दूसरे कंपाउंड में, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो AgCl बन गया, NaNO3 बन गया। ये हमने प्रोडक्ट बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से देख लो एक बार, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस कंपाउंड का पॉजिटिव इस कंपाउंड के नेगेटिव से जोड़ दो, और इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव से जोड़ दो, BaSO4 NaCl बन गया। ये दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये भी इसके साथ जा रहा है और ये भी इसके साथ जा रहा है। इसका मतलब कि ये है कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। अब कॉपर सल्फेट H2S देखो, Cu पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कॉपर पॉजिटिव ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ चला जाएगा, और ये जो है ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा। पहले आपको पॉजिटिव भी लिखना है, ये बात आप याद रखिएगा। क्या बनेगा, CuS ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है और H2SO4 वहाँ पे रिलीज होती है। तो ये रिएक्शंस बिहाफ पर हमें ये समझ में आ गया बच्चों कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होनी है। अब आती है नेक्स्ट बात हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में सबसे पहले हम इसको कंबाइन करके अगर मैं बोलूँ ना तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स, ठीक है। रिडॉक्स में रिडक्शन ये हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है कि कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड आउट होती है तो वो दोनों ही वहाँ पर स्टेप्स हो रहे होते हैं, एक रिडक्शन प्रोसेस होता है और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अगर आप ऑक्सीजन एडअप करा रहे हो और हाइड्रोजन का रिमूवल करा रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन है, ये बात समझ लो। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पे बोला यही बात बोल दी हमने। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि हाइड्रोजन ऐड कराओ रिडक्शन में और रिमूव कराओ ऑक्सीजन को, तो उससे आप रिडक्शन बोलोगे, और ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगी तो आप उसे ऑक्सीडेशन बोलोगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है, रिएक्शन है CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट Cu प्लस H2। अब देखिए क्या है, ये कॉपर यहाँ पे CuO था, इसने ऑक्सीजन को लूज़ करा और कॉपर बना दिया। इसने ऑक्सीजन को लूज़ करा तो जहाँ मैंने आपको बताया कि जहाँ लूज़ करा वो क्या होगा, रिडक्शन, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिख लो O और यहाँ पे लिख लो R, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस हो गया हमारा रिडक्शन का। और हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली तो ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। ऐसे दूसरा समझो, ZnO प्लस कार्बन से जिंक और कार्बन ऑक्साइड बना, तो जिंक ऑक्साइड ने लूज़ कर दी ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये रिडक्शन में चला गया, और कार्बन ने गेन कर दी तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन में चला गया। बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स इसी तरीके से हैं जो कन्वर्ट होके इसमें बनेंगे, ठीक है। ये आई होप ये आपको क्लियर होगी बात कि कैसे इस तरीके से हमको इनको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारे डेली लाइफ में भी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहे होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहे होते हैं, कैसे चल रहे होते हैं ये हमें पता करना है। सबसे पहले हमारे लिए बात होती है कोरोजन की। कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मेटल का जब कभी भी कोई मॉइस्चर, एयर या किसी केमिकल की वजह से उसकी सरफेस जो है वो ख़राब होने लगे, ठीक है। कोई भी मेटल ईटन अप होने लगे, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, वहाँ पर एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल की वजह से, तो उसको आप कोरोजन बोलते हो। जनरली ये वर्ड होता है, जैसे कि सिल्वर के लिए टार्निशिंग बोला जाता है और रस्टिंग हम बोलते हैं आयरन के मेटल्स के लिए। तो रस्टिंग, यहाँ पे हमको रस्ट का एक एग्जाम्पल लेना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन अ डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। आप एक नमी वाली जगह पे, नमी एयर जहाँ पर है वहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को रख दो, आप अपने सब्सटेंस को रख दो, तो वहाँ पे आप देखोगे ना कि वहाँ पर उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का फ्लैकी सब्सटेंस बनना शुरू हो जाएगा, एक रस्ट टाइप की आएगी। डैट मीन्स की पाउडरी फॉर्म आना शुरू हो जाएगी, वही रस्ट होता है और इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन।
ठीक है। तो लोहे की कोई भी चीज़ हुई, अगर आपने एक डैम्पेयर में उसे रख दिया कुछ कंसिडरेबल टाइम के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, तो वहाँ पे जैसे ही वो प्रोसेस होने शुरू होगा ना, तो वहाँ पर आपको एक फ्लैकी सब्सटेंस मिलना शुरू हो जाएगा और उसी को आप क्या बोलोगे, रस्ट बोलोगे, जिससे इक्वेशन के बिहाफ पे समझाया गया है। आयरन लिया, ऑक्सीजन लिया और वाटर लिया। अब वाटर के जो ये एक्स मेंशन है ना, ये एक्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि वी डू नॉट नो दी एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ दी वाटर पार्टिकल्स। हम गिनने तो नहीं बैठे ना कि हाउ मच क्वान्टिटी इज़ प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो हमें पता नहीं है। तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम एक्स वाटर पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमको एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है Fe2O3.XH2, जिसका नाम है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसे रस्ट कहा जाता है। तो यही रस्ट जो है वो एक तरीके से वहाँ पर जंग का काम करती है, जिसे आप जंग बोलते हो, जंग नहीं जंग बोलते हो, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात, आई होप। अब आती है नेक्स्ट बात रेंसिडिटी की। ये भी एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही तो मैंने बताया। तो अब रेंसिडिटी में भी यही होता है। रेंसिडिटी में भी क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ खराब होती है। जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है, जब एयर के कॉन्टैक्ट में कोई चीज़ आती है, जैसे फैट एंड ऑयल सब्सटेंस हमारे आते हैं, तो वहाँ पे अनप्लीजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है, टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं, इसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। तो जब कोई खाना हम लोग खुला हुआ छोड़ देते हैं फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम हम कह सकते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, धीरे धीरे उसमें ऑक्सीडेशन क्रिएट होता है, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है वो उसका अपना स्मेल वहाँ पे क्रिएट करता है, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है, और हमें पता लगता है कि भाई अब रिएक्शन जो है वो होना शुरू हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है। अब रेंसिडिटी के प्रिवेंटेड भी हो सकती है, उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि अब मैं बोलूँ कि अगर आपको जैसे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, BHA और BHT, ये क्या करते हैं कि रेंसिडिटी मतलब कंट्रोल करते हैं। ये केमिकल्स हैं जिनकी वजह से रेंसिडिटी नहीं होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट को हम लोग यूज़ करते हैं जिसे प्रिवेंट करा जाता है रस्टिंग ना हो। तो क्या है, BHA, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिजोल, और BHT है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। हम जितने भी फैट और ऑयल सब्सटेंस जिनमें कंटेन होते हैं उनको हम नाइट्रोजन गैस के अंदर, जैसे हमारे चिप्स वगैरह हो गए, तो हम उनके अंदर एक तरीके से रैपर में जब फिल करते हैं तो उसके अंदर एक गैस फिल्ड होती है जिसे हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, रेंसिडिटी प्रिवेंट रहती है। दूसरी बात, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखिए आप, उसको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से टाइट करके रखिए, और लाइट के कांटेक्ट में, यहाँ पे ये लाइट आएगा, तो लाइट के कांटेक्ट में ना वो आए, इस तरीके से रखिए। तो ये ऐसी चीज़ें अगर आप प्रिवेंट करेंगे तो आप रेंसिडिटी नहीं होने देंगे, जो भी आपका फूड होगा जिसमें ऑयल एंड फैट प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बात हो गई बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। ये पढ़िएगा, समझिएगा, और जो प्रॉब्लम्स आए मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।